तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास स्टाफिंग की होने वाली है, यानी हमारी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 12th की 6th चैप्टर, छठी चैप्टर होने वाली है हमारी स्टाफिंग। तो आते हैं आपके डायरेक्ट टॉपिक पे। इट्स अ स्टाफिंग। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और बिजनेस स्टडीज़। तो स्टाफिंग है क्या? मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग आखिर क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, स्टाफिंग क्यों किया जाता है? तो देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। किस चीज़ का? तो हम लोग एक बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन कौन से काम होंगे, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, कैसे ये इसका रॉ मटेरियल लाया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर मैन्युफैक्चर करके फिर मार्केट में उतारा जाएगा, कैसे इसको बेचा जाएगा, इसका मार्केट क्या है, ये सभी चीज़ें प्लानिंग में हम लोग देख लेंगे। प्लानिंग में देखने के बाद से, ये सभी चीज़ें माइंड में सोचने के बाद से, अपना डेटा एनालिसिस करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि हाँ, ये काम इसको दो, ये काम इसको दो, ये काम इधर दो, ये काम उधर दो। ठीक, इस काम को करने के लिए ये डिग्री चाहिए, इस काम को करने के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, इस काम को करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए, इस काम को करने के लिए ऐसा आदमी चाहिए। ठीक, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग सीखें। फिर उसके बाद आते हैं स्टाफिंग में। अब आता है मेन रोल कि जब हम लोग काम असाइन कर दिए, काम बांट दिए कि कौन सा किसको काम देना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम लोग बांट दिए। बांटने के बाद उस आदमी को तो लाया जाए कि हाँ, इस काम के लिए ऐसा आदमी चाहिए, तो उस आदमी को लाया जाए, उस ह्यूमन को लाया जाए, उस पर्सन को लाया जाए। अब वही चीज़ है कि वो पर्सन को लाकर और उस काम को करवाना, उस काम को असाइन करके उससे काम करवाना, ये पूरा हो गया स्टाफिंग। मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल इज कॉल्ड स्टाफिंग। इसके अंदर आएगा हमारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, स्टाफिंग includes recruitment, selection, development and compensation. Staffing includes recruitment. Recruitment means ह्यूमन को, यानी ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट किया जाए, उसको लाया जाए, उसका हायरिंग किया जाए। ठीक है, यानी उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए लाया जाए, रिक्रूट किया जाए। फिर उसको सेलेक्ट किया जाए, यानी हाँ, वो इस काम के लिए एलिजिबल है, वो इस काम को अच्छे से कर सकता है, इफ़िशियंटली कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी। तो इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली कर सकता है, तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा कि हाँ, चलो भाई, तुमको ये काम दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद से उसका डेवलपमेंट यानी उसको ट्रेनिंग देना, उसको उस काम के प्रति स्किल्ड बनाना, उस काम को ही मतलब स्पेशलाइज तरीके से वो कर पाए, इसके लिए उसको ट्रेनिंग दिलाना समय समय पे, और उसका डेवलपमेंट करना, धीरे धीरे उसका प्रमोशन करना, उसकी स्किल बढ़ गई, डिग्री बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो उसका धीरे धीरे प्रमोशन करना। तो ये हो गया उसका डेवलपमेंट। और है कॉम्पेंसेशन यानी उसके पास जितनी स्किल है, उस स्किल के हिसाब से, जितनी उसके पास डिग्री है, जितनी उसके पास एलिजिबिलिटी है, जितना उसके पास एक्सपीरियंस है, इसके अनुसार उसको वेजेस देना, यानी उसको रेमुनरेट करना, उसको कॉम्पेंसेट करना।
मीन्स उसको पैसे देना, उसकी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए कि वो अगर अच्छा क्वालिफाइड है, अच्छी डिग्री है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, स्किल्ड भी है, इफिशिएंटली काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए जितना वो प्रोडक्टिविटी दिखा पा रहा है। यह है कॉम्पेंसेशन। वो अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको बोनसेस भी मिलने चाहिए, और ज़्यादा कंपेंसेट करना चाहिए, उसको ट्रिप्स मिलनी चाहिए, और ज़्यादा उनको गिफ्ट्स मिलने चाहिए, जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट और मोटिवेशन बने रहेंगे, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल होगा। ये सभी प्रोसेस क्यों किए जाते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल करने के लिए ये सभी प्रोसेस किए जाते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो। अब आते हैं आपके स्टाफिंग प्रोसेस पे कि स्टाफिंग प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस, इस पूरा जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग का एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट मीन्स कितना मैन पावर लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा एक प्रोडक्शन यूनिट में, कितना, अगर हम 100 यूनिट बनाने वाले हैं और 10 मशीन्स हैं तो 10 मशीन्स को चलाने के लिए 10 वर्कर लगेंगे कि 20 वर्कर लगेंगे, और ये 10 वर्कर लग के 100 यूनिट ही बनाएंगे कि 200 यूनिट बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें डिसाइड होगी हमारे एस्टिमेटिंग पावर मैन पावर रिक्रूटमेंट में, यानी कितना मशीन है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मेरे पास बजट है, कितने स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए कि लो स्किल्ड लेबर चाहिए कि अनस्किल्ड लेबर चाहिए। इस हिसाब से मेरे पास कितना मैन पावर है, कितना लगेगा और कितना मतलब रुकेंगे सब, मेरे पास कितना बजट है, ये सभी चीज़ें एलोकेट कर रही है, ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के एनालाइज करके हमारे पास कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है रिक्रूटमेंट। मीन्स पहले तो हम डिसाइड कर लिए कि कितना मैन पावर लगेगा, अब उनको रिक्रूट करेंगे। अब उनको रिक्रूट करेंगे कि हाँ मैन पावर को रिक्रूट किया जाए। तो रिक्रूट कैसे करेंगे? तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडवर्टीजमेंट करके उनको बुलाना, अट्रैक्ट करना, यानी हमारे पास ये वैकेंसी है, इतनी एलिजिबिलिटी चाहिए, ये पोस्ट खाली है, इतनी सैलरी होगी, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सभी चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू उन लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक। और वो आपके यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी मास लेवल पे आपके पास रिक्रूटमेंट्स आएंगी, चॉइसेस आएंगी। एक तरह से समझे, रिक्रूटमेंट मीन्स चॉइसेस। आप अपने पास चॉइसेस मंगाओगे कि हाँ एक पोस्ट के लिए कम से कम 20 चॉइस है, यानी उसमें से 20 में से हम बेस्ट चुन सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये है रिक्रूटमेंट। अब आते हैं आपके सिलेक्शन पे। अब आप रिक्रूट कर लिए, यानी आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज, अच्छे खासे एप्लीकेशंस आ गए, तो अब यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्शन। ठीक, अब आप करेंगे सिलेक्शन कि अब हम इसमें से एक पोस्ट के लिए अगर 20 चॉइस है मेरे पास, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनेंगे। चूँकि डिग्रीज तो सबके पास सेम है, डिग्रीज सबके पास सेम है, नॉलेज लगभग सबके पास सेम होगा। एक्सपीरियंस बदल सकता है कि किसी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, किसी के पास कम एक्सपीरियंस हो, किसी के पास एक ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन वो
सिर्फ ईयर वाइज एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं किया है। लेकिन किसी के पास कम एक्सपीरियंस है लेकिन वो बहुत सारे असाइनमेंट्स हैंडल किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैंडल किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाला है, तो वो बहुत सारे फेजेस देखे हैं उसने। 6 ही महीना का एक्सपीरियंस लेकिन बहुत सारे फेजेस देखे हैं। और कोई किसी के पास 6 साल का एक्सपीरियंस है ईयर वाइज, लेकिन वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है, कोई भी फेज़ नहीं देखा है वो अपने फील्ड से रिलेटेड, तो वो एक्सपीरियंस किस काम का, वो तो कुछ सीखा ही नहीं। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये अलग अलग पैमाने हुए कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक। उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनके स्किल के हिसाब से। तो ये सभी चीज़ें पैमाने हैं, ये सभी चीज़ें मतलब स्टैंडर्ड्स हैं कि कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं आपके फोर्थ स्टेप पे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब से रूबरू कराया जाएगा कि हाँ बाबू आपका काम ये है और इसको ऐसे करना है, और ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसका रूल्स ये है, इसके पॉलिसीज़ ऐसे हैं, इसी हिसाब से आपको चलना है और इसी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल है, टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स जाते हैं और बॉटम टू टॉप रिपोर्ट्स आते हैं। ये सभी चीज़ें उनको बतानी होंगी, ये सभी चीज़ें उनको इंट्रोड्यूस करनी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करनी होंगी और उनके जॉब्स को इंट्रोड्यूस करना होगा उनको, ताकि वो अच्छे से अपना जॉब रोल जान सके। और अगर उनको करना है तो करें, नहीं करना है तो वो छोड़ भी सकते हैं या फिर और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके 5th स्टेप पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्लेसमेंट तो करा दिए, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन तो करा दिए कि ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग रूबरू करा दिए, जॉब रोल से रूबरू करा दिए, लेकिन उनको ट्रेनिंग कौन देगा कि हाँ काम कैसे करना है। मशीन्स चलाने का अचानक से तो कोई मशीन नहीं चला पाएगा। अगर कोई मैनेजर है तो उसको मैनेजिंग करने के लिए कुछ तो ट्रेनिंग चाहिए कि हाँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं, इस हिसाब से लोग हैं, इनको ऐसे मैनेज करना होगा। ये सभी चीज़ें तो डिसाइड करनी होगी ना, उनको ट्रेनिंग देनी होगी ना। कोई भी वर्कर है, कोई भी सुपरवाइज़र है, उसको कैसे काम निकलवाना है वर्कर से, इन चीज़ों की थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही ट्रेनिंग्स देनी होंगी और उनके स्किल को और मास्टर करवाना होगा और स्किल्ड करना होगा उनको। इसके कारण उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए कि हाँ चारों तरफ से वो मानसिक रूप से भी डेवलप हो पाए, शारीरिक रूप से भी डेवलप हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंटली वो काम को कंप्लीट कर पाए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। यानी प्लेसमेंट कराने के बाद जस्ट उनको ट्रेनिंग देनी होगी और उनका डेवलपमेंट करना होगा। परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। अब जब उनकी ट्रेनिंग हो गई तो वो काम तो करने ही लगे होंगे ना, तो अब उनके परफॉर्मेंस पे performance and appraisal. परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल यानी अब वो जब काम करने लगे हैं, उनको जॉब से इंट्रोड्यूस करा दिए, ट्रेनिंग दिला दिए, उनका डेवलपमेंट हो गया, वो स्किल्ड हो गए, यानी अब वो काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट तो करना पड़ेगा ना।
कि हाँ जितना हम इसको सिखवाए हैं, जितना ये स्किल्ड है उस हिसाब से ये प्रोड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, उतना ये प्रोडक्टिव है कि नहीं, उतना इफ़िशियंटली काम कर पा रहा है कि नहीं, मेरा कॉस्ट कम कर पा रहा है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पा रहा है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% दे पा रहा है कि नहीं। तो ये उसका परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी उसके परफॉर्मेंस को देखना होगा और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से और उसको मतलब इवेलुएट करना होगा, उसको और अच्छे से एनालाइज करना होगा, ठीक, उसके परफॉर्मेंस को। अब आते हैं आपके प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। पहले इसको साफ करें थोड़ा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनका प्रमोशन करना होगा, उनके हिसाब से उनके ट्रेनिंग अगर कंप्लीट हो गए, वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनको उनको प्रमोशन देना होगा और उनकी करियर की प्लानिंग करनी होगी कि हाँ इनको थोड़ा प्रमोट किया जाए और प्रमोट करके इनको अपर लेवल पे लाया जाए। वो अच्छा काम करेंगे और उनको बेनिफिट भी मिलेगा, उनको और ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा, उनको फैमिली जैसा फील आएगा कि हम जो काम करते हैं तो हमको उसको अप्रिसिएट किया जा रहा है, उस काम को अप्रिसिएट किया जा रहा है, उस एफर्ट को अप्रिसिएट किया जा रहा है और मेरा प्रमोशन किया जा रहा है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में सबके एफर्ट्स का रिस्पेक्ट होता है और उस हिसाब से वो और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला कर देंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन का ग्रोथ होगा, ठीक। तो उनके प्रमोशन होंगे, प्रमोशन कर रहे होंगे और उनके करियर की प्लानिंग करनी होगी कि वो अच्छे से अच्छे लेवल पे जाए और ज़्यादा एफर्ट करे, उनकी एलिजिबिलिटी बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े, ट्रेनिंग बढ़े, स्किल्ड बढ़े, ठीक, ओवरऑल डेवलप्ड हों और वो कहीं भी जाए, उनकी आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं भी जाए तो वो अच्छे अर्निंग सोर्स बना पाए, अच्छा अर्निंग कर पाए। ये उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपको करना होगा, जिसके कारण वो जुड़ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जानेंगे कि हाँ मेरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है यहाँ से हो। अब है आपका कॉम्पेंसेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन क्या है? तो कॉम्पेंसेशन है रेम्यूनरेट करना, यानी उनको पैसे देना, उनको सैलरीज देना, उनको वेजेस देना। अब उनसे आप इतना काम करवा रहे हो, उनको स्किल्ड बना दिए, उनको ट्रेनिंग दिला दिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करा रहे हो उनसे, ज़्यादा से ज़्यादा वो खट रहे हैं आपके साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए वो आपके साथ जुड़ के आपको मदद कर रहे हैं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, उनको तो कॉम्पेंसेशन बनता है, उनको तो रेम्यूनरेशन बनता है, उनको तो वेजेस बनता है। तो उस हिसाब से उनको कॉम्पेंसेट यानी रेम्यूनरेट करना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए, उनको उनकी सैलरी देनी चाहिए कि वो कभी भी अंडर पेड महसूस ना करे कि मैं अगर 100 रुपये का काम कर रहा हूँ तो मुझे 80 रुपये मिल रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि उनको 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये फील हो कि मैं 100 रुपये का काम करता हूँ लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मुझे 100 क्या 110 रुपये भी देती है और मुझे रिस्पेक्ट भी मिलता है, मेरी फैमिली जैसी फील है, मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ऑर्गेनाइजेशन का गोल मेरा पर्सनल गोल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट कमाना है, इस लक्ष्य पे पहुँचना, तो ये मेरा भी गोल है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को उस हिसाब से रन करवाऊँ और ये गोल अचीव करवाऊँ। तो कॉम्पेंसेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कॉम्पेंसेट अच्छे से करना ज़रूरी है, तो उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट आप किए हैं, उनको उनके पर्सनल डेवलपमेंट में आप साथ हैं, तो उस हिसाब से उनको कॉम्पेंसेट भी करना होगा, नहीं तो वो अंडर वैल्यूड, अंडर पेड महसूस करेंगे, डिसरिस्पेक्टेड महसूस करेंगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए कॉम्पेंसेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, विच इज नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के? रिक्रूटमेंट में यानी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आए मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस आए और जो वैकेंसीज है मैं फुलफिल कर पाऊँ, तो इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? तो फर्स्ट जो सोर्स है वो आपका इंटरनल सोर्स है। सेकंड जो है आपका एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स क्या है? तो इंटरनल सोर्स है आपका विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी लोअर स्टाफ है उसी को प्रमोट करके आप अपर स्टाफ की अपर वैकेंसीज, अपर लेवल की वैकेंसीज आप फुलफिल कर सकते हो, यानी उन्हीं को प्रमोट करो, उन्हीं को ट्रांसफ़र करो, इस यूनिट से उस यूनिट में, इस ब्रांच से उस ब्रांच में, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, और उनको ट्रेनिंग दिलाओ और ट्रेनिंग दिला के उनको और ज़्यादा मतलब स्किल्ड बना दो और स्किल्ड बना के उनको उस जॉब से असाइन कर दो। ठीक, वो अच्छे से काम करेंगे, आपका रिक्रूटमेंट भी हो गया, आपका जो वैकेंसी थी वो फुलफिल हो गई, और ये जो लोअर लेवल है इस पर नया रिक्रूटमेंट डाल दो। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है आपका विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फुलफिल दी vacant seat, vacant job from internal staff by promoting them or by transferring them is called internal source of staffing, internal source of recruitment। ठीक, और वही एक्सटर्नल सोर्स है, तो एक्सटर्नल मीन्स आप जानते हैं, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी सोर्स। एडवर्टीजमेंट कराओ, सोशल मीडिया पे प्रचार कराओ, लिंक्डइन से प्रचार कराओ, फेसबुक से प्रचार कराओ, जैसे भी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई लोग करें, एलिजिबल लोग अप्लाई करें और उनको रिक्रूट करो आप। तो ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। इंटरनल सोर्स यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल सोर्स यानी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं आपके स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। ये HRM क्या है? स्टाफिंग एक पार्ट है HRM का। अ पार्ट ऑफ HRM। ये क्या है HRM? तो HRM का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM का फुल फॉर्म है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी ये एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, HRM डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। इसके अंदर एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट जो कि स्टाफिंग है, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, फिर उनका ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सभी चीज़ें इसी HRM के अंदर आती हैं, इसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। फिर एग्रीमेंट बनाना, एम्प्लॉय से रिलेटेड एग्रीमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड लॉज को फॉलो करना, कोई केस हुआ, कोई भी तरह का मतलब कंप्लेंट हुआ, ग्रीवेंस हुआ, ये सभी चीज़ों को हैंडल करने वाला यही HRM डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इनकी अटेंडेंस, इनकी सैलरीज, ये सभी चीज़ें का लेखा जोखा यही HRM डिपार्टमेंट रखेगा। इसके अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट भी होगा। तो ये HRM डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। उनका सिलेक्शन से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके,
उनका सिलेक्शन से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके, स्टाफिंग से लेके, इनके ये ट्रेनिंग से लेके, डेवलपमेंट से लेके, प्रमोशन से लेके, रिक्रूटमेंट, रेमुनरेशन से लेके, इनके कंप्लेंट से लेके, इनके एग्रीमेंट से लेके, ये सभी काम HRM डिपार्टमेंट करता है। ये HRM डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड हर एक काम करता है। मीन्स एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कोई भी तरह का काम हो, HRM डिपार्टमेंट के पास जाइए। अब आते हैं वाई स्टाफिंग मैटर्स। स्टाफिंग क्यों मैटर करता है, स्टाफिंग, गुड स्टाफिंग क्यों मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टाफिंग एक प्रोसेस है, तो स्टाफिंग क्यों मैटर करता है, क्यों जरूरी है। वाई स्टाफिंग मैटर्स। फर्स्ट रीजन है इसका परफॉर्मेंस। फर्स्ट रीजन है परफॉर्मेंस। स्टाफिंग परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इफ़िशियंटली काम हो, इफ़िशियंटली प्रोडक्शन हो, इफ़िशियंटली प्रोडक्टिविटी निकले मैनेजमेंट के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू, एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाएँ लोग और इफ़िशियंटली काम हो पाए, कम कॉस्ट लगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिसके कारण प्रॉफिट ज़्यादा हो। यही कारण है परफॉर्मेंस का। और परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यही कारण है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा, तो इसीलिए स्टाफिंग ज़रूरी है। गुड स्टाफ आएगा, उसको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा डेवलपमेंट देंगे, अच्छी एलिजिबिलिटी होगी उसकी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसका, स्किल्ड बनेगा, तो मेरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही ये अच्छा है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, अपना 100% दे पाएगा। और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और सेल ज़्यादा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। अब आते हैं आपके सेकंड जो रीज़न है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। Human personal is always important and always needed in any organization, whether it could be small organization or large organization। हमेशा ह्यूमन की ज़रूरत है, चाहे रोबोट्स आ जाएं, कंप्यूटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमंस की ज़रूरत है तो है। कम है, ज़्यादा है, लेकिन है तो है। यही चीज़ है कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एक बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है, स्टाफ ज़रूरी है और लॉयल स्टाफ ज़रूरी है जो उसको छोड़ के ना जाए। धीरे धीरे ही काम हो, धीरे धीरे ही प्रोडक्शन हो, धीरे धीरे ही प्रोडक्टिविटी निकले, लेकिन निकले। बिजनेस दौड़े नहीं तो चले, चले नहीं तो रेंगे। लेकिन बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ही होता है चूज जाना, पूरा का पूरा यूज कर लेना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ही है पूरा का पूरा यूज हो जाना, थोड़ा भी न बचना और वेस्ट कम करना। मीन्स ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी ह्यूमंस का, अगर किसी का प्रोडक्टिविटी है कि वो 80 यूनिट बना सकता है तो वो 60 यूनिट नहीं बनाएगा, एटलीस्ट 78 यूनिट बनाए, 80 यूनिट्स बनाए। उसके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को निचोड़ लेना है, वो कितना कर सकता है उसको निचोड़ लेना है, बल्कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू उसको और स्किल बना के 80 to 85 करवाना है,
80 to 90 करवाना है। ऐसे करके उसके प्रोडक्शन गोल्स को आगे बढ़ाना है, उसकी इफ़िशियंसी को आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेना है, जिसके कारण हमारा कॉस्ट कम हो पाए। यानी अगर 100 रुपये लगाकर मुझे 100 यूनिट्स बनाने पड़ रहे हैं एक वर्कर के थ्रू, 100 रुपये दे रहा हूँ पर यूनिट, 1 रुपये का खर्चा पड़ रहा है। अगर वो 110 यूनिट बनाने लगे तो मेरा 90 पैसा 95 पैसा का खर्च पड़ेगा और कम खर्च पड़ेगा। वही वो 150 यूनिट बनाने लगे तो और कम खर्च पड़ेगा, 75 पैसा पर यूनिट पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी निकाल कर देगा, हमको कॉस्ट कम पड़ेगा यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मेन रीज़न है, पहला परफॉर्मेंस मेन रीज़न है, फिर उसके बाद से आपका ये सर्वाइवल एंड ग्रोथ रीज़न है और तीसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मेन रीज़न यही है। यहाँ पे हम लोग स्टाफिंग चैप्टर का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए। ये हमारी वन शॉट वीडियो थी। वन शॉट वीडियो में हम लोग जितना कर सकते हैं, जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना हम लोग टॉपिक कवर कर ले रहे हैं। कवर करने के बाद आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम चीज़ें बचेंगी या फिर छूटेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हम लोगों ने कवर कर ली। तो अच्छे से तैयारी करिए और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।